नमस्कार मित्रों, कथा कथन में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है धान और लेखिका हैं अपनी कहानियों में ग्रामीण परिवेश का यथार्थ एवं प्रभावशाली चित्रण करने में सक्षम नीरजा हेमेंद्र जी। तो सुनिए कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। पूस का महीना लग गया है। ठंडक जोर पकड़ने लगी है। तेज कदमों से निर्मला खेतों की ओर चली जा रही है। मन ही मन सोचती जा रही है कि आज खेतों में पानी लगाना है। उसका आदमी राम सूरत प्रातः ही खेतों की ओर चला गया है। जब राम सूरत खेतों की ओर जाने के लिए घर से निकल रहा था तो उस समय कोहरे की सफ़ेद चादर से पूरा गांव ढका था। गांव के खेतिहर परिवारों के पुरुष कंबल लपेटे लोटा हाथ में लेकर अपने अपने खेतों की ओर चल पड़े थे। यद्यपि कोहरे में मार्ग नहीं स्पष्ट हो रहा था, फिर भी वे आगे बढ़ते जा रहे थे, मानो भूमि के एक एक कण उनके कदमों को पहचान ले रहे थे और उन्हें सही दिशा में ले जा रहे थे। राम सूरत को खेतों में गए लगभग 2-3 घंटे हो गए हैं। सूर्य की किरणें कोहरे को हटाकर बाहर आना चाह रही थीं। फलस्वरूप कोहरा भूमि पर गिरने की प्रक्रिया में मलमल की श्वेत चादर की भांति प्रतीत हो रहा था। कोहरा छटने से इतना प्रकाश हो गया था कि प्रकृति में सब कुछ स्पष्ट होने लगा था। निर्मला भी राम सूरत के साथ ही प्रातः उठ गई थी। उधर राम सूरत खेतों की ओर गया, इधर निर्मला ने घर के सारे काम किए, रोटियां बनाईं, घर को लीप पोत कर साफ सुथरा किया और अब अपने और राम सूरत के लिए रोटियां लेकर खेतों की ओर चल पड़ी। दिन में राम सूरत के साथ खेत में काम करेगी, राम सूरत के साथ वहीं खेत की मेड़ पर बैठकर रोटियां खाएगी। गांव से खेत की दूरी लगभग 3 कोस है। निर्मला सोच रही थी कि अब दिन का प्रथम प्रहर बीतने वाला है। राम सूरत भूखा होगा, बहुधा वो भोजन लेकर शीघ्र ही पहुंच जाती है। प्रतिदिन की भांति वो आज भी राम सूरत के साथ भिनसारे उठकर कामकाज में जुट गई थी, किंतु घर में इतने काम रहते हैं कि करते करते कभी कभी विलंब हो ही जाता है। दरवाजे पर बंधी बछिया को दाना पानी डालना, गोबर उठाकर घूरे पर फेंकना, पूरे घर से दालान में झाड़ू बुहारू करना, कुइयाँ से पानी भर कर लाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोकर अरगनी पर डालना, रोटी बनाना, रसोई घर लीपना आदि काम करके खेत के लिए निकल पाती। ये सब करते करते खेत में पहुंचने में विलंब हो जाती है। निर्मला को अपने विलंब की तनिक भी चिंता नहीं। उसे तो चिंता इस बात की है कि राम सूरत भूखा होगा और खेतों में काम कर रहा होगा। धूप निकल आई है, किंतु धूप में तेजी नहीं है, मध्यम सी धूप है। लंबे ढक बढ़ती हुई निर्मला खेत की पगडंडी पर पहुंच गई। राम सूरत घुटने तक पानी भरे खेतों में घुसकर खरपतवार निकाल रहा था। एहो संजीव के बाबू, संजीव के बाबू। पत्नी की आवाज़ सुनते ही राम सूरत ने वहीं से पलटकर मेड़ की ओर देखा। कितना बेर हो रहा है, घाम नहीं निकला तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। रोटी ले आइल हईन, निर्मला ने मेड़ पर बैठते हुए कहा। तू तनिक देर सुस्ताला, ये कोने में थोड़ा सा खरपतवार रह गई बा, ऊ निकाल दी तब आवत पानी। तब तक तू तनिक देर सुस्ताला, राम सूरत ने कहा। खाने की पोटली बगल में रखकर निर्मला खेत की मेड़ पर बैठी चारों ओर देखने लगी। आसपास के सभी खेतों में घर परिवार के सदस्य काम कर रहे थे। आजकल का सीजन ही यही है। पूरा घर खेत फसल की सेवा में लगा है। जितनी अधिक खेतन की सेवा होगी उतनी भरी पूरी फसल घर आएगी। मेड़ पर बैठे बैठे निर्मला के मन में यही सब विचार उठ रहे थे। लगभग सभी खेतों में धान की फसल लहला रही है। अगला महीना बीतते न बीतते धान पकना प्रारंभ हो जाएगा। जल्दी दई कृपा करें, फसल कटाकर घर आ जावे, घर में खाए का इंतजाम हो जावे। डेहरी में थोड़े से गेहूँ रह गए बा, 1-1.5 महीने का राशन चल जाएगा। कुछ ही दिनों की बात है, अगहनी धान की फसल घर आने लगेगी। 5-7 दिन में उसना चावल तैयार हो जाएगा। जिए खाए का इंतजाम ऊपर वाला कर देगा। प्रार्थना की मुद्रा में निर्मला ने दोनों हाथ ऊपर कर जोड़ दिए। कुछ देर में थोड़े से और खरपतवार निकालकर राम सूरत बाहर आया। मेड़ पर रखी बाल्टी से पानी निकालकर हाथ मुंह धोकर अंगूछे से पोंछते हुए सुस्ताने की मुद्रा में बैठ गया। तनिक घमा जाएं अर्थात धूप सेक लें, पानी में खड़े खड़े हाथ पैर सिकुड़ गवा है, उसके बाद रोटी खाते हैं, राम सूरत ने कहा। सहमति में सिर हिलाकर निर्मला ने चादर कसकर लपेट लिया और इत्मीनान से धूप की ओर मुँह करके बैठ गई। पछिया बयार जाड़ा बढ़ा देत है।
ठंड में सिकुड़ते हुए निर्मला ने कहा। तो शाल ओढ़ के काहे ना आई? 3 बरस पहले ऊनी शाल खरीदे थे, वो काहे नहीं ओढ़ लेती? वो बक्सा में बचा के कौने दिन रात खातिर रख ले बाटू? रामसूरत ने पूछा। कहीं रिश्तेदारी में आवे जावे खातिर रख ले हई, कहीं आवे जावे में चादर ओढ़ के जाई तो नीक लागी का? निर्मला की बात पर रामसूरत मुस्कुरा कर रह गया। वो जानता है कि 1-2 बार गांव में रिश्तेदारी के ब्याह में निर्मला वो शॉल ओढ़कर गई है। 3 बरस से बक्से में संभाल कर रखी हुई है। लाओ रोटी लाओ, खा लिया जाए, टेम हो रहा है। कुछ देर धूप सेकने के पश्चात रामसूरत ने कहा। कपड़े में बंधे रोटी सब्जी के दोनों डिब्बे को खोलकर निर्मला ने रामसूरत के सामने रख दिया। आज निर्मला ने सरसों वाले मसाले की नई आलू की सब्जी और रोटी भोजन में बनाया था। रामसूरत ने डिब्बे के एक किनारे से थोड़ी सब्जी ली और रोटी पर रखकर खाने लगा। एक रोटी खा लेने के पश्चात उसने दूसरी रोटी ली, उस पर भी थोड़ी सब्जी रखी और खाने लगा। हमार पेट भर गया, तू अब भोजन कर ला। 2 रोटी डिब्बे में बची थी। निर्मला घर से 4 रोटियां लेकर आई थी। 1 रोटी और ले ला, हम 1 रोटी खाए, हमें भूख नहीं बा, निर्मला ने कहा। नहीं नहीं, तू खा ला, रामसूरत ने कहा। निर्मला ने भी भोजन कर लिया। तत्पश्चात दोनों ने मिलकर पानी भरे खेत में जाकर थोड़ी सी घास की निराई की। शाम होने से पहले दोनों घर की ओर चल पड़े। कितना गेहूं बा डेहरी में? 1.5 महीना चल जाए कि नहीं? धान तैयार होने में 1.5 महीना तो लग जाई। घर की ओर चलते चलते मार्ग में रामसूरत ने निर्मला से पूछा। हाँ, चल जाएगा चाहिए, तू चिंता ना कर। नहीं चली तो 2 रोटी कम बनी, 1 रोटी कम खाई जाए सब, निर्मला ने रामसूरत को ढांढस बंधाते हुए कहा। रामसूरत कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप चलता रहा। घर पहुंचकर रामसूरत ने देखा कि उसका बड़ा बेटा संजीव भैंस चराकर घर आ गया था और नादे में पानी भर रहा था। आ गई बेटा, कुछ खैल हो? निर्मला ने संजीव से पूछा। अबही नहीं, भैंसिया के चारा खरी डाल दी, फिर भूजा दहिलबा दौरी में, ऊ लेके खा लेब, संजीव ने कहा। हाँ, तबले छुटका भी स्कूल से आ जाई, कहते हुए निर्मला ने चैन की सांस ली। भैंस को खली चारा डालकर संजीव हाथ मुंह धोकर भूजा की डलिया लेकर चारपाई पर बैठ गया। भूजे की पहली मुट्ठी मुंह में डाला ही था कि उसका छोटा भाई अंजीव स्कूल से आ गया। साइकिल दलान में खड़ी कर बस्ता संजीव के पास चारपाई पर रखकर वहीं बैठकर भूजा लेकर खाने लगा। दोनों भाई दौरी से भूजा लेकर खाने लगे। रामसूरत भैंस धोने की तैयारी करने लगा। रामसूरत के 2 लड़के हैं। बड़े को वो विद्यालय नहीं भेज सका। संजीव थोड़ा बड़ा हुआ तो रामसूरत उसे अपने साथ काम में मदद करने के लिए रखने लगा। इस प्रकार संजीव की पढ़ाई नहीं हो पाई। अंजीव संजीव से 3 बरस छोटा है। जब अंजीव थोड़ा बड़ा हो गया तो रामसूरत और संजीव दोनों ने उसे पढ़ाने की ठान ली। उसको विद्यालय भेजने का प्रबंध किया। संजीव का मानना था कि घर के एक सदस्य का पढ़ना आवश्यक है। कोई तो ऐसा होना चाहिए जो घर में किसी प्रकार का कागज पत्तर आने पर पढ़ सके। इस प्रकार छोटा अंजीव पढ़ाई कर रहा है। घर में सभी पढ़ने में उसका सहयोग करते हैं। समय मिलने पर अंजीव घर के काम भी करता है, किंतु संजीव सब काम छोड़कर उसे पढ़ने के लिए कहता रहता है। बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, उनके भोजन में कमी नहीं होनी चाहिए। उनकी रोटी तुम कम ना करना। हम दोनों चाहे 2 कौर कम खा लें, बच्चन का भोजन कम नहीं होना चाहिए, रामसूरत ने निर्मला से कहा। उसे निर्मला की बात याद आ गई। घर आते समय उसने कहा था कि हम लोग 1 रोटी कम खा लेंगे, कहीं निर्मला बच्चों को भोजन कम न देने लगे। नहीं, हम बच्चन के भरपेट भोजन देव, ऊता हम गेहूं कम न पड़े, यही खातिर ऐसे कही दिए रहे, निर्मला ने कहा। निर्मला की बात सुनकर रामसूरत को संतोष हो गया। तू परेशान ना हो, गेहूं कम पड़ जाई तो हम कहीं ना कहीं से उधार लेके थोड़ बहुत गेहूं ले आई। अब की पिछले बरस धान कम भइल रहे, वही कारण ये साल बरस भर गेहूं नहीं चलल, रामसूरत ने कहा। निर्मला ने सहमति में सिर हिला दिया। दिन व्यतीत होते जा रहे थे। रामसूरत के परिवार की दाल रोटी भी किसी प्रकार चल रही थी। खेतों से पानी कम हुआ, अब सिंचाई की आवश्यकता नहीं थी। रामसूरत के खेत की धान की फसल लहलहा कर बढ़ रही थी। निर्मला और रामसूरत प्रतिदिन खेतों में जाते, धान के एक एक बिरवे को सहलाते। कोई भी अतिरिक्त घास, मोथा आदि दिखता तो उसे निकाल देते, ताकि धान की फसल की बढ़ोतरी में कोई रुकावट ना हो। दिन गुजरने के साथ ठंड में कमी आई।
धूप थोड़ी सी खुलने लगी थी। धान की बालियां कहीं कहीं से सुनहरी होने लगी थीं। अधिकतर दाने अभी हरे थे और मजबूत होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। 15-16 दिन में धान की सब बाली पक जाई, काटे लायक हो जाई। महीने भर बाद एक दिन निर्मला ने फसल को स्नेह से निहारते हुए राम सूरत से कहा, हाँ बस टेम आ गई बा। राम सूरत ने निर्मला की बात पर सहमति जताते हुए कहा, संजीव के बाबू हो, हम काल सुलेमान के घर से एक बोरी गेहूं उधार के मांग ले आए हैं। एक बोरी गेहूं के बदले एक बोरी धान लौटाने के लिए हम कह दिए हैं। निर्मला ने राम सूरत को बतौर सूचना ये बात कही। ठीक बा, राम सूरत ने कहा। समय आगे बढ़ता जा रहा था। धान की फसलें कटने का समय आ गया। आसपास के कुछ खेतों में जिनकी फसल तैयार हो गई थी, उन खेतों से फसल कटना आरंभ हो गया था। हमरे खेत में 2-3 दिन और लागी, तब फसल काटे लायक हो जाई, दाना खूब मजबूत होके गदरा जाई, राम सूरत ने निर्मला से कहा। राम सूरत किसान था। खेती उसका पुश्तैनी काम था। वो फसलों की बुवाई, कटाई, निराई गुड़ाई का पक्का जानकार था। वो जानता था कि बस 2-3 दिन और फसल सोने की तरह धान देगी। हाँ, निर्मला ने सहमति में सिर हिला दिया। फसल देखकर निर्मला का चेहरा प्रसन्नता से चमक रहा था। 2 दिन घरे पर रही के आराम कर लिया जाए, फसल की कटाई में दिन रात जुटे के पड़ी, राम सूरत ने निर्मला से कहा। हाँ, ये बात तू ठीक है सोच ले। अब खेते में कोई काम है नहीं, सब हुई गवा है, निर्मला ने कहा। धान की बालियों की भांति निर्मला और राम सूरत के दिन भी सुनहरे होने लगे थे। पड़ोसी से मांगा गया एक बोरी गेहूं अभी रखा था, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। निर्मला की डेहरी में थोड़े से गेहूं भी बचे थे, 2-4 दिन चल जाने भर के। सुखद कल्पनाओं में 2 दिन व्यतीत हो गए। तीसरे दिन भोर होने से पहले उषा काल में राम सूरत और निर्मला खेत की ओर चल दिए। जाते जाते राम सूरत संजीव से कह गया कि भैंस को थोड़ी देर चराने के पश्चात उसे लाकर द्वार पर बांध कर वो खेत में आ जाए। आज धान कटेगा तो थोड़ा काम अधिक होगा। राम सूरत और निर्मला दोनों खेत की ओर चले जा रहे थे। उनके चाल में कुछ गजब की फुर्ती थी। सुखद कल्पनाओं के साथ दोनों आपस में बातें करते जा रहे थे। कल्पनाएं यही थीं कि धान कटकर घर में आ जाएगा तो बरस भर कोई परेशानी ना होगी, 2 जून का भोजन परिवार को मिलता रहेगा। राम सुमेर से जो गेहूं उधार लिया है वो वैसे ही बोरी में बंधा रखा है। धान कटने भर की देर है कि हम दूसरे तीसरे दिन 4-5 किलो उसना चावल तैयार कर देवे। राम सुबेर का गेहूं जैसे रखा है वैसे लौटा दे, ना ही लौटाए तब धान देवे के पड़ी, निर्मला ने समझदारी दिखाते हुए कहा। राम सूरत ने निर्मला की बात से सहमत होते हुए कहा। दोनों खेत पर पहुंच गए। हसिया, रस्सी, बोरियों को मेड़ पर रखकर खड़े होकर खेत के चारों ओर देखने लगे। राम सूरत खेत के चारों ओर से मेड़ पर एक चक्कर लगाकर अपनी सुनहरी फसलों को भरपूर खुशी के साथ देखना चाहता था। अरे ओ संजीव के माई, ये देख का भवा है। अचंभे के साथ राम सूरत ने मेड़ के दूसरे कोने पर जाकर निर्मला को आवाज़ लगाई। का भवा है। मेड़ पर लगभग दौड़ती हुई निर्मला राम सूरत के समीप आकर खेत को ध्यान से देखने लग गई। अरे ई का भवा, ये खेत के कोने की एक ओर की पूरी फसल कौन रात में काट लेगा वा, निर्मला ने लगभग रोते हुए कहा। राम सूरत भी बदहवास होकर इधर से उधर दूसरे के खेतों में जाकर जानना पूछना चाह रहा था कि उसके खेत की फसल कौन काट कर ले गया। लोग जानते तो थे, किंतु कोई भी स्पष्ट किसी का नाम नहीं बताना चाहता। गांव में दूसरों की बातों और झमेले में कौन भला पड़ना चाहेगा। फिर भी राम सूरत को दबे स्वर में ज्ञात हो ही गया कि यहाँ के एक दबंग ठाकुर ने अपने मजदूर भेजकर शाम के धुंधलके में ही सबके सामने राम सूरत के खेत के एक कोने के धान को कटवा लिया। राम सूरत ही नहीं, 1-2 और दलित वर्ग के खेतों की भी पकी फसल कटवा ली। ऐसा करके ठाकुर का उद्देश्य मात्र गांव के निर्धन वर्ग के लोगों में अपनी हनक और दबदबा पैदा करना था। उसके पास खेत, अनाज, धान, गेहूं की कमी नहीं थी, इसीलिए उसने सांझ के धुंधलके में खेत काटे, जिसे बहुत से कृषक लोगों ने देखा। लोगों की बातें सुनकर राम सूरत के नेत्रों में अश्रु की धार बह निकली। राम सूरत के नेत्रों के ये अश्रु नमकीन पानी नहीं, बल्कि उसके परिश्रम का रक्त था। हृदय पर पत्थर रखकर राम सूरत और उसकी पत्नी मिलकर अपनी शेष फसल काटने लगे। वे एक तरफ फसल काटते जा रहे थे, दूसरी तरफ रोते जा रहे थे। भैया सुमेर हो, खाली हो तो आज हमारा फसल कटवावे में हाथ लगवा दा, मजूरी ले लिया। गांव में रहने वाले सुमेर घर की ओर जा रहा था कि उसे मेड़ पर देखकर राम सूरत ने आवाज़ लगाई।
राम सूरत की आवाज़ सुनकर सुमेर कुछ देर के लिए ठिठका, सोचा और राम सूरत के खेत में उतर गया। एक कोना पकड़कर धान काटने लगा। राम सूरत ने कृतज्ञता के भाव से राम सुमेर की ओर देखा और दुगने उत्साह के साथ फसल काटने लगा। सोच रहा था कि देर शाम तक ही सही आज पूरी फसल काट लेगा। कुछ ही देर में संजीव भी आ गया। सब मिलकर तीव्र गति से हाथ चलाकर धान काटने लगे। इतनी देर में संजीव को भी पता चल गया था कि उसके खेत के एक कोने की बड़े हिस्से की फसल किसी के द्वारा काट ली गई है। वो दुखी मन से फसल काट रहा था। संजीव सोच रहा था कि उसके माता पिता कितना परिश्रम करते हैं। कोई दबंगई से फसल काट लेता है, पूरे वर्ष के परिश्रम का प्रतिफल ये मिलता है। इस गांव में कोई इस घटना, इस अन्याय के प्रति आवाज़ उठाने वाला नहीं है। बातों बातों में सुमेर ने बताया कि 5-7 दिनों के अंदर 2-3 और दलित लोगों के खेत की पकी फसल काट ली गई है। सभी डर के मारे दबे हुए हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अब तो दबंग लोग संजय के पेड़ लोगन के रहते फसल काट ले रहे हैं। संजीव जानता था कि सुमेर भी दलित वर्ग से संबंध रखता है। छोटी जाति का होने के कारण ऊंची जातियों के हनक से थोड़ा भयभीत रहता है। अतः उसने ये बात दबे स्वर में बताई। क्यों सुमेर काका, ये बताओ कि जब हम लोग इस तरह सताए जा रहे हैं तो कोई इनके खिलाफ आवाज़ काहे नहीं उठावत है? धान काटते काटते संजीव ने सुमेर से कहा। ये गांव में कौन आवाज़ उठाई? अत्याचार सहकर सब चुप हो जाते हैं। कहाँ जाएं, किससे जाएं कहने? निर्धन की सुनवाई कौन करेगा? सुमेर ने कहा। अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ सब लोग मिलकर आवाज़ उठाएं तो सरकार में सुनवाई जरूर होगी, संजीव ने कहा। अब यही जवार अर्थात क्षेत्र में 4 लोगन के खेत की पकी फसल काट ली गई। कई लोगों ने देखा मगर कोई बोलेगा नहीं। सब लोग एक साथ बोलें तो कहीं ना कहीं सुनवाई जरूर होगी, सुमेर ने कहा। सुमेर और संजीव फसल काटते जा रहे थे और आपस में बातें करते जा रहे थे। धुंधलका गहराने से पूर्व खेत की पूरी फसल कट गई। सबने मिलकर बैलगाड़ी पर फसल लदवाकर घर के पास के खलिहान में रखवा दिया। राम सूरत और निर्मला रात में उठ उठकर खलिहान पर फसल की रखवाली करने की तैयारी किए थे। अंजीव घर पर था, अतः उसने सबके लिए रोटी तरकारी बनाकर रखा था। सुमेर मजदूरी पाने के लिए अभी बैठा था। राम सूरत खाली हो तब तो उसे मजूरी दे। काल दिन में हमार धान की दौरी होई, सांझ तक हम खाली हो जाए। तू साथ द भैया, तो जनवे जनवे लोगन के फसल चोरी से काट लेहल गईल बा, वो सब एक साथ चल के बात कईल जा। धान दवा के ठिकाने से रख के सब लोग एक साथ चल के ये दबंग चोर लोगन के खिलाफ सरकार से गुहार लगावल जाई। संजीव ने सुमेर के साथ सलाह मशवरा किया। ठीक बा भैया, काल अपन फसल दवा में रखवाला, फिर लोगन के समझावल जाई, सुमेर ने कहा और अपनी मजदूरी लेकर चला गया। 1 सप्ताह के भीतर उस जवार की सबकी फसल कट गई। दूर दूर तक खेत सूने हो गए। इक्का दुक्का खेतों में हरी सब्जियों के कारण थोड़ी हरियाली दिख रही थी। संजीव अपने माता पिता के साथ धान दवा कर डेहरी में भरवा चुका था। माई के साथ मिलकर 1 बोरी धान उसना करवाकर उसका चावल तैयार कर घर में रखवा चुका था। खेती खरिहानी भैंस गोरू का सारा काम हो रहा था, किंतु संजीव के मन से एक बात नहीं निकल रही थी कि उसके खेत की पकी फसल का एक हिस्सा गांव के एक दबंग व्यक्ति ने कटवा लिया था। यह घटना पहली बार नहीं बल्कि कई बार पहले भी हो चुकी है। उसके द्वारा ये कृत्य करने के पीछे गांव वालों पर मात्र अपनी हनक और गुंडाई दिखाना है, अन्य कोई मतलब नहीं है इसका। संजीव को थोड़ा समय मिला तो सुमेर से मिला और पता लगाया कि इस जवार में किसकी किसकी फसल दबंगों द्वारा काटी गई है। एक ही दिन में ज्ञात हो गया कि किस किस की फसल काटी गई है। सुमेर और संजीव के प्रयास से वो सब लोग गांव के सीवान पर एकत्र हुए। दबंगों की गुंडाई से सब त्रस्त थे। तो काहे सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हो, संजीव ने कहा। तो क्या किया जाए, उनमें से एक ने पूछा। संजीव जानता था कि ये सब लोग दलित वर्ग से संबंधित हैं। सब लोग मिलकर एक अर्जी बनाओ कि हमारी पकी फसल गांव के एक दबंग व्यक्ति द्वारा काट ली जा रही है। उस व्यक्ति का नाम भी लिखो। अर्जी लेकर थाने में चलकर थानेदार साहब को दो। अर्जी पर सब लोग दस्तखत करो। जो दस्तखत न कर सके वो अंगूठा निशान लगावे, संजीव ने सबको समझाते हुए कहा। अर्जी कौन लिखेगा, हम में से कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है, सुमेर ने सबसे बड़ी समस्या सामने रखी। अर्जी हम किसी से लिखवा लेंगे। कल सब लोग और थोड़ा जल्दी सवेरे यहाँ आ जाना। कल ही सब लोग अर्जी पर दस्तखत करके थानेदार के पास चलेंगे। अभी ये मामला नवा है, थानेदार साहब सुनवाई करेंगे, संजीव ने सबको समझाते हुए कहा। संजीव की बात से सब सहमत थे।
वे सब कई बरस से दबंगों के अत्याचार से दुखी थे। अगले दिन चारों परिवार के मर्द, कुछ युवा लड़के सभी गांव से बाहर सीमांत पर एकत्र हुए। एक ही अर्जी 2 कॉपी में लिखवा कर संजीव लेकर आया था। किसी ने दोनों अर्जी पर दस्तखत किए तो किसी ने अंगूठा लगाया। अर्जी पूरी कर सब एक साथ कोस भर दूर स्थित थाने की ओर चल दिए। थाने के गेट पर खड़े चपरासी से सबने थानेदार से मिलने की इच्छा बताई। वो इस बात के लिए कुछ पैसे मांग रहा था जो किसी के पास नहीं थे। बड़ी कठिनाई से उसने उन्हें थानेदार के पास जाने दिया। थानेदार ने अर्जी पढ़ी, उनकी ओर देखा और 2-4 दिन पश्चात आने के लिए कहा। 2-4 दिन क्यों साहब, अभी उनको बुलवा कर पूछताछ कर ली जाए। हमरे माई का तो रो रो कर बुरा हाल है। हम सबके पकी फसल का एक बड़ा हिस्सा काट लिया गया। हम सबके बरस भर खाए का वही एक सहारा था, वो भी उसने हड़प लिया। सुमेर ने कहा, एक बार कहा ना कि 2-4 दिन बाद आना, समझ में नहीं आ रहा है? थानेदार ने उन सबको डपटते हुए कहा। दुखी मन से वे सब थाने से निकल आए। बाहर वृक्ष के नीचे थकान और निराशा की स्थिति में बहरा कर बैठ गए। अब क्या किया जाए? अब तो उस दबंग गुंडे का अत्याचार और बढ़ता जाएगा। अभी तक तो संझा को खेत काटता था, अब दिन दोपहरी फसल काट लेगा। उनमें से नरेश ने अपना डर और आशंका व्यक्त करते हुए कहा, नहीं, ये कैसे होगा? हम सब मिलकर न्याय पाने के लिए जी जान लगा देंगे। संजीव ने कहा, कैसे बबुआ, कैसे? थानेदार ने तो भगा दिया। जगत ने कहा, सब लोग उठ, ये अर्जी लेकर यही समय कलेक्टर साहब के कार्यालय में चल। संजीव ने कहा, कलेक्टर साहब के कार्यालय तो यहाँ से 3 कोस दूर है। सब लोग दूठो रिक्शा कर, पैसा मिला जुला के रिक्शे के किराए दे दिहल जाई। आखिर आगे से हम सबके फसल तो नहीं कटी। जगत ने कहा। सब लोग रिक्शे से तनिक देर में ही कलेक्टर साहब के कार्यालय पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब ने उनकी पूरी बात सुनी। उनकी बात सुनकर कलेक्टर ने अपने सहयोगी को निर्देश दिया कि इनके गांव जाकर के उस दबंग को तथा अन्य दबंगों को ऐसी कड़ी चेतावनी दें कि इनकी फसल कोई दोबारा न काट सके। साथ ही ये भी कहा कि इनकी फसल जिस दबंग ने काटी है, जिसका नाम इस आवेदन पत्र में इन पीड़ित लोगों ने दिया है, उससे इनकी फसल का हर्जाना वसूल करके इन्हें वापस भी करवाएं। थानेदार से भी स्पष्टीकरण लो कि इनके प्रार्थना पत्र पर तत्काल कार्यवाही क्यों नहीं की गई। सभी व्यक्ति कलेक्टर साहब के कार्यालय से निकल आए। उन सभी के चेहरे से उनकी पीड़ा का स्थान संतोष और खुशी ने ले ली थी। अगले दिन कलेक्टर साहब के कार्यालय से कुछ व्यक्ति गांव आए। गांव के चौपाल पर उन्होंने उस व्यक्ति को बुलवाया। फसल काटने के जुर्म के बारे में पूछते ही वो दबंग थर थर काँपने लगा। उसे आशा नहीं थी कि उसकी शिकायत ये निर्धन वर्ग के लोग कलेक्टर साहब के कार्यालय तक जाने का साहस कर पाएंगे। चौपाल पर गांव के लोगों की भीड़ एकत्र होने लगी। गांव में ऐसा पहली बार हो रहा था कि इस वर्ग के लोगों को सरकार द्वारा न्याय मिल रहा था। वो दबंग व्यक्ति शीघ्र ही सबकी चुराई गई फसल की भरपाई करने को मान गया। पूरे गांव वालों के सामने उसे फसल की भरपाई करने को कहा गया। ये उसके लिए बेइज्जती की बात थी। कागज़ पर लिखकर उसने अपनी गलती मानी कि दोबारा ऐसा नहीं करेगा। कलेक्टर साहब के कार्यालय के लोग चले गए। अगले दिन उस दबंग व्यक्ति ने उन दलित निर्धन लोगों के घर पर अनाज के बोरे भेजकर सबके नुकसान की भरपाई की। दूसरे दिन राम सूरत खेत में गेहूं बोने के लिए अपना खेत तैयार कर रहा था। उसी समय सुमेर के साथ 2 व्यक्ति और आ गए। भैया हो, तू और हमारा बेटा संजीव हम सबके गांव में सम्मान के साथ जिए योग्य बना दिए हैं। भैया, हम सब तोहरा के धन्यवाद देवे खातिर यहाँ आयल बानी जा। सुमेर और अन्य ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं भैया, ऐसा ना कहा। हम सब किसान एक भाई हैं, हम सब दुख सुख के साथी हैं, राम सूरत ने कहा। थोड़ी देर में सब चले गए। उनके जाने के पश्चात राम सूरत सोच रहा था कि संजीव पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी बुद्धि व समझदारी में किसी से कम नहीं है। आज ये सब उसी के कारण संभव हुआ है। अर्जी तो हमारा बेटा अंजीव ने लिखा था। यदि वो संजीव को भी पढ़ा सकता तो उसकी ज़िंदगी और अच्छी होती। वो खेती किसानी तो करता, किंतु एक पढ़ा लिखा किसान होता तो खेती और पशुपालन में कितनी तरक्की करता। राम सूरत का मन गर्व और पश्चाताप के मिले जुले भावों से भर उठा। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका नीरजा हेमेंद्र की लिखी हुई कहानी धान। समाज को जागरूक करने वाली कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।